नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए हैं। अमन और डेविड के रूप में हुई है। दोनों बदमाशों की पहचान। शराब कारोबारी की हत्या में शामिल थे दोनों बदमाश। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। साथ ही साथ बदमाशों के कई संगीन अपराधों में शामिल होने की आशंका लगातार बनी हुई है और इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल भी हो गए और ऐसे में जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जब बदमाशों पर फायरिंग की तो दोनों बदमाश घायल हो गए। हालांकि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमन और डेविड के रूप में दोनों बदमाशों की पहचान हुई है। शराब कारोबारी की हत्या के मामले में शामिल थे। इसके अलावा कई आपराधिक मामलों में शामिल होने की लगातार आशंका बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जींद से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, मुठभेड़ हुई और ऐसे में जब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की तो उस बीच दो बदमाश घायल हो गए। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अमन और डेविड के रूप में दोनों बदमाशों की पहचान हुई है। कई अपराधों में संलिप्त होने की आशंका बनी हुई है। शराब कारोबारी की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों का एक अहम रोल रहा है। लंबे समय से पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। अब जाकर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो बदमाशों ने जब फायरिंग करना शुरू की तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। ये 13 जनवरी 2022 को गौरव अग्रवाल ठेकेदार सफीदों जो था उसके ऊपर गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो आज सीआईए स्टाफ को सूचना मिली थी कि उस मर्डर में शामिल आरोपी सफीदों नाके के पास खड़े हैं। जिस सूचना पर पुलिस सीआईए स्टाफ ने अपनी टीमें बनाकर उनको पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे। जो आरोपी वहां से भाग गए, जिनको फिर बाद में पिंडारा से निर्जन रोड के पास देखा गया। जो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन आरोपियों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। जो एक गोली पुलिस की गाड़ी को लगी है और पुलिस ने अपनी पहचान भी बताई कि हम जींद पुलिस से हैं, सीआईए स्टाफ से, आप रुक जाओ, लेकिन उन्होंने वो नहीं माने। और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने पंचकुला के विकास के कार्यों की प्रगति पर समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को अपनी देखरेख में कार्य को पूरा करवाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ अधिकारी विकास कार्यों में प्रयोग की जा रही सामग्री में गुणवत्ता भी सुनिश्चित करें और कहा कि चंडीगढ़ अंबाला रेलवे लाइन पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कार्य को हर हाल में 31 मार्च तक पूरा किया जाए। इसके अलावा नगर निगम द्वारा बनाए गए सभी बस क्यू शेल्टर पर लोगों की सुविधा के लिए बस समय सारणी की व्यवस्था की जाए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं, मैं समझता हूं कि एक अद्वितीय कार्य उन्होंने किया है। कोरोना पिछली 2 लहर के अंदर देश के अंदर फैला, लेकिन जिस सफलता के साथ कोरोना के ऊपर काबू पाया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय है। कोरोना की तीसरी लहर आज देश के अंदर शुरू हुई है। और कैथल के RKSD कॉलेज के सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। आपको बता दें, 23 जनवरी को मनाए जाने वाले सुभाष चंद्र बोस जयंती की तैयारियों के बारे में जायजा लिया गया।
साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें महोत्सव पर शहीदों की याद में 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आजादी की जंग में शहीद हुए शहीदों को याद किया जाएगा और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देश की आज़ादी में बहुत से महापुरुषों का योगदान था और कुछ इस प्रकार का एक देश में इस प्रकार का रहा कि कुछ महापुरुषों को बुला दिया गया, ये उनको वो महत्व नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। तो इसी विषय को लेके जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक अभियान चलाया और अभी पीछे हमारी पार्टी के बहुत से लोग जो थे वो अंडमान निकोबार गए थे, जहां सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज सुभाष चंद्र बोस जी ने लहराया था। और पलवल पहुंचे प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में होडल, हथीन, हसनपुर और पलवल से दूसरे रूटों पर चलने वाली बसों को बंद होने से परिवहन विभाग को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है और पलवल से जयपुर चलने वाली रोडवेज की बस पिछले साल कोरोना काल में बंद हो गई थी। अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इस रूट पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है। बस को फिर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी रूटों पर बस सेवा फिर शुरू की जाएगी और परिवहन विभाग के घाटे को जल्द पूरा किया जाएगा। क्या आपका नया बस स्टैंड है उसको बना के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसकी मंजूरी दे दी है और जल्दी हम आपको बस स्टैंड। तो मंत्री जी के जयपुर की जो जाने वाली बस बंद हुई है उससे हरियाणा परिवहन विभाग को करोड़ों का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? तो परिवहन को सारा नुकसान है, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जयपुर की या आगरा की जितनी बस हम सब ये बस हम कोविड की वजह से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी। इस बस को हम सोमवार से दोबारा से चालू करने जा रहे हैं और इस बस का टाइम यहाँ से 5:30 बजे होगा सुबह अर्ली मॉर्निंग और जयपुर से वापसी 12 बजे चलेगी। तो यात्रियों को किस तरह से सुविधा मिलेगी? यात्री की परेशानी की वजह से इस गाड़ी को चलाया गया है। आने जाने में जो यात्री जयपुर की तरफ जाएंगे सबको इस गाड़ी का चलने से लाभ। तो फिर शुरू होगी बस सेवा पलवल में और ऐसे में और खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर में दिशा अधिकारियों की विशेष बैठक में अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया पहुंचे। कटारिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गुड गवर्नमेंट के मामले में काफी काम किया है। हरियाणा पूरे भारत में गुड गवर्नेंस में प्रथम स्थान पर आया है, फिर भी हम हथौड़ा मार मारकर अधिकारियों को जगाते रहते हैं। साथ ही रतनलाल कटारिया ने कहा कि यूपी में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाएगी। तो फूलिया साहब जब यहाँ लॉकडाउन के कारण सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई हैं। भारत जिसको ये कहा जाता था कि ये तो भिखमंगों का देश है, सपेरों का देश है, ना इन पे पीपी किट्स है, ना इन पे मास्क है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, उसने आप लोगों की मदद से 137 करोड़ भारतीयों की मदद से सारा सिस्टम खड़ा किया और हमने अमेरिका से दुगने टीके लगाए, जर्मनी से 10 गुना लगाए। तो फूलिया साहब जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सोमवार को कोरोना बचाव के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से तैयारी की गई है। 4000 हाइजीन किट के 2 ट्रकों को रेड क्रॉस की झंडी दिखाकर
रवाना किया गया। ये ट्रक प्रदेश के सभी 22 जिलों में पहुंचेंगे। इस किट में साबुन, तेल, टूथपेस्ट, टूथब्रश समेत जरूरत का सामान होगा। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई रखना बेहद जरूरी है। इन तीनों विषयों पर ध्यान देकर कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी किट जिलों में गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाई जाएगी। और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कोरोना के दौरान पीएम मोदी की तरफ से किए गए प्रयासों की सराहना की है। साथ ही जिले में 100% वैक्सीनेशन होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को भी बधाई दी है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने वाला तीसरा जिला बन गया है। नूह जिले के मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में कोरोना से 33 नए संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। नए संक्रमित मामलों में से 16 छात्र छात्राएं नवोदय विद्यालय से संक्रमित पाए गए हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों में से अब जिले में कुल 96 सक्रिय कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें से 91 संक्रमितों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रखा गया है। जिले में औसतन 500 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अभी 4505 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। देखिए, इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय से हमारे अस्पतालों में कुछ मरीज आए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से कुल मिला के इस महीने में 5 डेथ हुई हैं जो कोविड-19 से हुई हैं। उसमें हमारे ज़िले के नूह का तो एक ही बंदा है। उसके अलावा जो 4 हैं उसमें से एक पलवल से, एक सोना से, एक फरीदाबाद से और एक राजस्थान में कहीं के रहने वाले हैं। तो जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं उस स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। हरियाणा सरकार प्रदेश में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने पर सख्त पाबंदी लगाने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन लोग मानते ही नहीं। सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए आए दिन शहर में प्रशासन की नाक के नीचे धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। यही कारण है कि जिला में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे जिले में लगभग 240 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण बढ़ोतरी का मुख्य कारण लोगों की लापरवाही बता रहा है। हालांकि पुलिस विभाग कोरोना से बचाव के नियमों के पालन करवाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते पुलिस ने दिसंबर माह से लेकर अभी तक लगभग 7000 लोगों के चालान भी काटे हैं और आगे भी कार्यवाही की बात कही है। सर, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है जो कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हों? तो जब से थर्ड वेव्स का शोर मचा हुआ है तब से हमने दिसंबर में ही विदाउट मास्क के चालान पर जोर दिया गया था, और जिसमें हमने दिसंबर महीने में 2500 चालान विदाउट मास्क के किए हैं। और अब जनवरी में अप टू डेट आज यानी कि 17 जनवरी तक हमने 4500 चालान किए हैं। और ख़ास करके जहाँ कोई 4 से अधिक बंदे खड़े होते मिलते हैं, क्राउड मिलता है, वहाँ हम चालान पर ज़्यादा जोर देते हैं। बस स्टैंड पर, मार्केट्स में और कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पे क्राउड होता है वहाँ हम चालान अवश्य करते हैं और हमारी टीमें लगी हुई हैं। अपडेट अगर हम अभी रिसेंट थर्ड वेव के लिए बात करें तो आज हमारा जो डाटा है कल तक का वो 1074 केसेस हमारे पास आ चुके हैं। और 1074 केसेस में जो ओमिक्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो अच्छी बात सिर्फ एक ही लग रही है कि ये माइल्ड एक फॉर्म है इसकी, जिसमें हमारे तकरीबन केसेस एक्सेप्ट 5 केसेस ऑल आर अंडर होम आइसोलेशन। कितना ग्राफ बढ़ा है, कितने दिन में? ये आप देखेंगे तो इट्स विद इन 10 डेज आप लगा लीजिए, ये बहुत स्पीड से बढ़ा है।
अगर स्टार्टिंग में मैंने देखा था केस हमारे पास निकले थे 10 केस निकले, अगले दिन देख रहे हैं तो 50 निकल रहे हैं, देन इट्स 100। अब इस तरह से करते हुए अब लगातार जो 150 से 200-250 के बीच में हम लगातार पिछले एक वीक से निकल रहे हैं। और सीटीएम रोहित शर्मा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के साथ जिला प्रशासन भी पूरी सजगता और सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। प्रशासन लगातार आमजन को कोरोना की रोकथाम से संबंधित जानकारी दे रहा है, साथ ही अपील कर रहा है कि कोविड नियमों का पालन किया जाए। इतना ही नहीं, लोगों की मदद के लिए लघु सचिवालय के सरल केंद्र में जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर 1950 है। इस हेल्पलाइन पर दिन रात कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली जा सकती है। सीटीएम ने कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों को गंभीरतापूर्वक ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। कॉल ट्रांसफर टू 118, ये जो कॉल ट्रांसफर टू 118 होता है। वाड़ी में मिनी सचिवालय में कोविड कंट्रोल रूम सेंटर बनाया गया है। यह 24 घंटे संचालित है। कोविड से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप 1950 कोविड हेल्पलाइन नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। संयम रखें, सावधानी बरतें और कोविड दिशा निर्देशों का अच्छे से पालन करें। और प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कई दिनों से मारपीट के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मारपीट का मामला फिर से सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि रात के समय अपने घर की तरफ जा रहा था, उसी बीच रास्ते में कार में सवार कुछ लोगों ने रोका और फिर बेरहमी से पीटा। यह पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। और बवानी खेड़ा के खेतों में आज सुबह 38 वर्षीय व्यक्ति का शव अमरूद के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव की पहचान बवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 10 निवासी 38 वर्षीय मुकेश उर्फ मुनेश के रूप में हुई है। सूचना पर बवानी खेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंच एफएसएल टीम को बुलवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवाया है। परिजनों के बयान पर पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर घटना की जांच में जुट गई है। जो मेरा अंकल था, नरेंद्र मुनेश नाम था, और नरेंद्र सनोपकरण सिंह 5 साल के किले ले रखे थे। ठीक है, जो कल शाम ने 7 तक का गया है। अगर भाई मैं मेरा हिसाब करवा के लिया हूँ, जाऊँ हूँ खेत में। उसके बाद इन दोनों कोई बुलावा नहीं आया। सवेरे वो नरेंद्र आया है कहने अग भाई मुनेश नन्नू जाकर उड़ा फांसी लगा ली। के ट्यूबवेल पर अमरूद के पेड़ से टहनी से गले में फंदा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौके के हालात को और एफएसएल टीम को देखने के बाद प्रथम दृष्टा तो यही नज़र आ रहा है कि इसने खुद फांसी खाई है, लेकिन इसके भाई अशोक का आरोप है कि उसका भाई नरेश उर्फ मुनेश जो करीब 5 साल से नरेंद्र के खेत के आड़ में काम करता था और इसका कोई मजदूरी का लेन देन बकाया है। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लाखों रुपए के गोलमाल के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत गृह मंत्री अनिल विज तक भी पहुंची थी। अब इस मामले में सिरसा की सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने सिंचाई विभाग के नरेश कुमार भोला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घोटाला घग्गर नदी के
तटबंधों को मजबूत करने के नाम पर हुआ था। तटबंधों को मजबूत करने के लिए जिन ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जेसीबी के नंबर दिए गए थे वो इन वाहनों के ना होकर स्कूटर, बाइक और ऑटो के निकले थे, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी गई थी, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब ये शिकायत गृह मंत्री के सामने रखी गई तो विभाग हरकत में आया। इसमें हमारे पास दिनांक 15/1/22 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी किसी सुरेंद्र सरदाना नाम के व्यक्ति की, जिस पे हमने मुकदमा नंबर 24 दर्ज किया है। और ये कोई आरोपी एन के भोला कार्यकारी अभियंता है कोई। ये घग्गर नदी का कोई कार्य करवाया गया था उसमें तटबंदी का, जिसमें कोई फर्जीवाड़ा सामने आया था। आगामी जो तथ्य जैसे आते रहेंगे उसके बाद जो ना जैसी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और नीरज बवाना गैंग का नाम लेकर आरती से फोन पर 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पानीपत के गांव भादड़ निवासी आरोपी शीशपाल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में ट्रक पर ड्राइवरी कर रहे अपने छोटे भाई रवि के साथ मिलकर पानीपत सेक्टर 25 निवासी आरती संदीप से रंगदारी मांगने की योजना बनाई थी। चौदह तारीख को करीब 10:15 बजे के आसपास संदीप नाम का एक 25 सेक्टर में रहने वाला व्यक्ति है, जो आड़त की दुकान अपनी चलाता है। उसके पास फोन आता है कि आप 25 लाख रुपए दे दो, नहीं तो आपको जान से हाथ धोने पड़ेंगे। उसकी शिकायत पर हमने FIR दर्ज 14 तारीख को कर दी। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के आंगनवाड़ी वर्करों ने 41 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही थी। सोमवार दोपहर को बाबा भुम्मड़ शाह चौक पर वर्करों ने धरना लगाया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकली थी, जहां पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया था। आक्रोशित आंगनवाड़ी वर्करों को कर्मचारी संगठनों, किसान संगठनों ने भी भरपूर समर्थन दिया है। मैं आज यहाँ 41-42 दिन हो गए। हर जिले में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने धरना लगाया हुआ है। जो सरकार के साथ हमारी कोई नई मांग नहीं है, हमारी पुरानी ही मांगे हैं, जो 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने जो 1500 750 लागू की थी, जिसकी कि उन्होंने सारे इंडिया के अंदर ये चर्चा घुमा दी थी कि आंगनवाड़ी वर्कर को 1500 रुपया और हेल्पर को 750 रुपया बढ़ोतरी दी जा रही है। लेकिन अभी तक हमें उनका एक पैसा तक नहीं दिखाया है और ना ही किसी ऑफिस में ऐसी चर्चा है। सब लोग से सुखी बहन तालियों के साथ स्वागत बहन का हौसला बढ़ा। और हिसार रोड पर बस अड्डा के निकट ऑटो चालकों ने सोमवार की दोपहर को प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों का कहना है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ अन्याय कर रहा है। रोड पर चल रहे ई रिक्शा चालकों का किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है। छोटे बच्चे भी ई रिक्शा चला रही है। वह सरकार को ना तो टैक्स देते हैं और ना ही उन्हें पेट्रोल डीजल का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में ऑटो चालकों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अनट्रेन्ड चालकों द्वारा ई रिक्शा चलाने से बस स्टैंड के निकट जाम की स्थिति बन जाती है। जाम के कारण ऑटो चालक सड़क के बीच में मिलते हैं, जिससे पुलिसकर्मी उनका चालान काट देते हैं। ऑटो चालकों की पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा ऑटो चालक आंदोलन करेंगे। दिक्कत ऐसी आ रही है, जो ई रिक्शे वाले है ना, ये रोड के बीच में लगाते हैं, इससे जाम लगता है।
इससे हमें ही परेशानी होती है। तो इनका कोई कार्रवाई हुई जी। कागज कार्रवाई, इनके पास कोई भी कागज प्रूफ कोई भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, बीमा आरसी सब कुछ है, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी जाम लगाए रखते हैं। कैथल में सरकारी एजेंसी हैफेड को बासमती धान के निर्यात के लिए 5000 MT का ऑर्डर मिला है। एजेंसी की ओर से पहली बार इस सीजन में बासमती धान की खरीद शुरू की गई, जिससे आने वाले समय में किसानों को भी लाभ मिल सकता है। उत्तर भारत में पैदा हुए बासमती धान की विदेशों में खूब डिमांड है। इस वजह से हर साल हरियाणा, पंजाब और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश से बासमती धान का निर्यात होता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हमारे को एक ही बात हैफेड के अंदर आने के बाद कहा था कि जहां जहां भी जिम्मेदार का बेनिफिट हो सकता है, आप उसके बेनिफिट के लिए हर काम को करेंगे। सबसे पहले हमने बाजरा के अंदर फसल खराब होने के बाद हमारी जब मीटिंग हुई तो हमने मुख्यमंत्री जी के आगे एक रखा कि 80 से 90% क्रॉप जो है वो बाजरा की खराब हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।